अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आज का हमारा लेक्चर है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है ये टिपिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड है यानी कि जो प्योर एरोमेटिक होते हैं उनके ये रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन है उन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड के जिनके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैक हुआ होता है। अब वो उस सब्स्टिट्यूएंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, वो उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दे, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इस हिसाब से होगा। तो मतलब बेंजीन रिंग जब वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब होगा तब जाके वो ये वाले रिएक्शन जो है ये पॉसिबल होंगे। अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज़्म आते हैं। नोट्स पे मैंने 3 मैकेनिज़्म लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं 2 डिस्कस करूँगा क्योंकि तीसरा जो है वो हमारे 6th सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहला जो इसका मैकेनिज़्म है वो है एडिशन एलिमिनेशन। नाम से ज़ाहिर है कि एडिशन भी हो रही है, एलिमिनेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि एलिमिनेशन होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं होगा क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, नहीं, ऐसा नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इसके 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिंग पे अटैक करता है और रिंग के अंदर वो अपनी जगह बना लेता है। या जब वो जगह बना लेता है तो फिर उसके नतीजे में एक कार्ब एनाइन बनता है जो कि हमारा इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट जो है वो शॉर्ट लिविंग स्पीशी होती है, तो वो ख़ुद को स्टेबल करती है कैसे, रेजोनेंस के थ्रू। अब देखें ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था वो तोड़ दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ये वाले डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। अब रेजोनेंस हो रही है, जब डबल एरो शो लगाएंगे जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है रेजोनेंस, और इस तरह सिंगल हेड वाला एरो होगा तो वो रिएक्शन को बताते हैं। अब रेजोनेंस कैसे होती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग के ऊपर रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन जो है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। अब ये कार्बन इधर से अपना बॉन्ड तोड़ लेगी, तो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अल्टरनेटिव कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, इसको छोड़ के अगली पे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बने रहेंगे। और फिर एक स्कोर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो ये है कि अब नेगेटिव चार्ज ये वाला जो है ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ये कार्बन उधर से बॉन्ड तोड़ेगी, इस तरह ये वाली कार्बन को छोड़ के ये जो चार्ज है ये इस वाली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। इस तरह ये खुद को स्टेबल कर लेता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और ये जो कार्बन है ये आपस में बॉन्ड बना के जो बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन है वो पूरी हो जाती है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो कार्बन के जो डबल बॉन्ड है वो मौजूद है, वो 3 से 4 नहीं हुए, तो ये एलिमिनेशन वो टिपिकल एलिमिनेशन नहीं है कि जी एलिमिनेशन होने के बाद डबल बॉन्ड बन गया, तो ये एलिमिनेशन नहीं है, ये असल में रिप्लेसमेंट ही हो रही है। जहाँ पे एल जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव करता है, उसकी जगह आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज़्म है वो कंसर्टेड मैकेनिज़्म है। ये बेसिकली उसी की टाइप ही आप समझ लें कि एडिशन एलिमिनेशन जो है उसी की टाइप, बस नेम डिफरेंट है, लफ्ज़ों का खेल है सिर्फ। तो इसमें क्या होता है, वही बात है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली उस स्पीशी पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अब इस एग्जांपल में देखें, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये अटैक कहाँ करेगा, सीधा क्लोरीन पे जाके। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजन लगी है, इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ये क्लोरीन है, इसके पास मुश्किल से वैसे ही पूरे हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो उसी स्टेप में ये यहाँ से लीव कर जाएगा
और इस तरह हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसकी नेचर कैसे है, वो SN2 रिएक्शन की जैसे मतलब एक ही स्टेप में हो रहा है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो ऑर्डर होता है वो सेकेंड ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टॉपिक का लिंक प्रीवियस लेक्चर के साथ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो उस वक्त जो न्यू आने वाले ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है। जनरली हम जब देखते हैं जब हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, यानी कि जब सिंपल बेंजीन रिंग में किसी भी ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो रही होती है, तो तब क्या होता है, तब इक्वल चांसेस होते हैं, क्योंकि 6 पोजीशन अवेलेबल होती हैं बेंजीन रिंग की। इस तरह से 6 किस पोजीशन है अवेलेबल है, जहाँ मर्जी आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और बॉन्ड बन सकता है। लेकिन जब एक दफ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, उसके ऊपर जब दूसरी एडिशन होगी, दूसरी जब रिप्लेसमेंट होगी, तब ऐसा नहीं होगा। तब हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं कि ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकते हैं। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन ये सेम है, क्यों? क्योंकि ये इसकी इस साइड से नंबर करे तब भी 1 है, इस साइड से नंबर करे तब भी 1 है, तो ये पोजीशन सेम है। या तो ये इस जगह पे आ सकती है या फिर ये इस पोजीशन पे आ सकती है। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन भी सेम होंगे, या तो फिर ये इस पोजीशन पे आ सकती है। तो इस तरह के 3 प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास जो बेंजीन होगी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जनरल जब ये रिएक्शन होता है तो उस वक्त ये जो बेंजीन है ये स्टैटिस्टिक के लॉज को फॉलो नहीं करती, यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये प्रोडक्ट भी 33% बने, ये भी 33% बने, ये भी 33% बने, कि इक्वल पॉसिबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट बनने की हो ही नहीं सकती। किस केस में? जब मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना होगा। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन, जब इसकी क्लोरीनेशन या हेलोजनेशन हम करवाते हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला प्रोडक्ट भी बने या ये वाला प्रोडक्ट बने। हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनना है, यही मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा तो पहले से जो मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। अब इसी सब्स्टिट्यूएंट की नेचर की बेस पे 2 तरह के ग्रुप हैं जिनको हम ओरिएंटेशन के तौर पे जानते हैं। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डोनेट करते हैं। अब डोनेट किसको करते हैं? बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं। अब जब बेंजीन रिंग के साथ जब ये अटैच होंगे और उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा कि बेंजीन के पास इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैक कर सकेगा। आगे मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल ने चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब जब ये डोनेट करेंगे तो इन द रिजल्ट क्या होगा? बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसी बना पे इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का दूसरा नाम है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यानी कि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ जो रिएक्शन लिखे हैं उसमें टेम्परेचर डिफरेंट होगा लेकिन रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो सेम होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टोलीन है। अब टोलीन को जब इसकी नाइट्रेशन की जाती है किस टेम्परेचर पर? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये हमारे पास एक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। अब ये जो क्लोरीन ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इन द रिजल्ट क्या होता है? जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन होता है उसके पास 2 पोजीशन रह जाती हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि ऑर्थो कौन सी होती है और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। जो भी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो पहले से मौजूद ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, उसके जो बिल्कुल
साथ वाली कार्बन होगी उसको हम आर्दो पोजीशन कहेंगे। ये और ये दोनों कौन सी पोजीशन होगी? आर्दो। ठीक है। और जो सबसे नीचे होगी, अब नीचे क्या होता है? पाँव। पी से पाँव तो पी से पैरा, या पी से पैर और पी से पैरा, तो ये नीचे वाली पोजीशन कौन सी होगी? पैरा पोजीशन होगी। ठीक है। तो इन दो पोजीशन पे टोल्यूइन जो है, मतलब जो मिथाइल ग्रुप है, जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस रिंग को, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? हमें या तो 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। ठीक है। और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। एक दूसरी एग्जांपल देखें नीचे वाली, जहाँ पे टेम्परेचर मैंने चेंज किया है कि हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से मेटा पर भी कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था, तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं था कि एक ऑर्थो है उसी मॉलिक्यूल पे दूसरा पैरा लगा, नहीं। अगर एक ऑर्थो था तो दूसरा ग्रुप भी ऑर्थो ही लगा। इसी तरह यहाँ पे ये पैरा ग्रुप एक लगा और दूसरा यहाँ पे एक ऑर्थो ग्रुप लगा। ये दो पॉसिबिलिटीज थी, और साथ में ये मैंने गलत लिखा, ये 4H2O बनना है। ठीक है। एक थर्ड एग्जांपल मैंने लिखी है, इसमें मैंने टेम्परेचर मजीद इंक्रीज किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। वैसे जो रिएक्शन होता है ये HNO3H2SO4 का, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक खुद भी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको टेम्परेचर दिया। अब टेम्परेचर देने के बाद हो सकता था कि शायद मुझे लगा कि ये मेटा पोजीशन प्रोडक्ट दे दे, लेकिन नहीं। अगर ऊपर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे लगे, ये यहाँ पे लगे, मेटा पोजीशन पे नहीं लगा। ये किस पोजीशन पे आ गया? ऑर्थो और पैरा पे ही लगा है। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोडीन, और ये जो हमारे एक्सप्लोसिव होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि ये कैसे अवेलेबिलिटी हो जाती है, ये कैसे रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे जो मेन रीज़न है वो है कि रेजोनेंस होती है। अब रेजोनेंस की वजह से ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। ये एक फिनॉक्साइड आयन है, ये एक फिनोल से बना है। ठीक है। फिनोल थोड़ा सा एसिडिक होता है, वो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, ये फिनॉक्साइड बन जाते हैं। तो यहाँ से हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या होगा? कार्बन क्या होगी? ये कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगी और इसके साथ बना लेगी। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, तो यहाँ से इस वाली कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी कंप्लीट है। और ये कौन सी पोजीशन आ गई? पैरा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ने आगे कहाँ पे अटैक करना है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। मजीद देखते हैं, ये मैंने ऑक्सीजन थोड़ी साइड पे की है, जगह कम थी, तो ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला भी वैसे ही रहेगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इस वाली कार्बन का जो बॉन्ड है ये फ्री हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन द रिजल्ट ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहीं पे अटैक करेगा। अब इस दौरान आपने देखे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नहीं आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, बिल्कुल नहीं आया, इसी तरह यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी नहीं आया, ना ही इधर आया ना इधर आया, यानी कि मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है। किस वजह से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेशन का फिनोमेना अगर मैं समझा दूँ आपको यहाँ से, तो ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट ही कर रही है। अभी ये डोनेट करने के बाद जब बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब वो रेजोनेशन होती है। ठीक है। तब वो रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। लेकिन जब ये रिंग से बाहर मौजूद है, तब जब रिंग से जब अंदर आने के फिनोमेना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन। और लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये वापस से
ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना जाएगी, ये पहले से मौजूद है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वापस चला जाएगा। तो बस इन दोनों में आप स्ट्रक्चर डिफरेंट देख लें। बस जो हम कहते हैं ना बेंजीन में डबल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, वो ऐसे ही हो रही होती है। पहले अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद थे, अब कहाँ पे चले गए, इस साइड भी चले गए। तो ये रीज़न होती है कि क्यों ये एक्टिव ग्रुप होते हैं, क्यों इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। कुछ जो कॉमन एग्जांपल जो है आर्थो पैरा ड्रैकिंग ग्रुप की, वो है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। जब भी ये रिंग के साथ हैलाइड आयन अटैच होंगे या हाइड्रोक्साइड आयन अटैच होगा या फिर मिथाइल या अल्काइल जो है वो अटैच होंगे, तो तब हमारे पास हमेशा कौन सी बेंजीन बनेगी, ऑर्थो या पैरा बनेगी। दूसरे जो ग्रुप हैं उनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर एक विथड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इन रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग होता है वो जो है वो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जो अटैक करता है वो सिर्फ लिमिटेड पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इन द रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगी, और जो नेक्स्ट आने वाला नाइट्रेशन मैं करवा रहा हूँ, तो आने वाला जो ग्रुप होगा वो इसी एक मेटा पोजीशन पे आएगा। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, तीसरी कार्बन जो होती है, यानी कि अल्टरनेटिव कार्बन पे, ये और ये, ठीक है, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, मेटा पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हमें मेटा नाइट्रो या मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन हमें मिली है। कॉमन जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो है नाइट्रोनियम आइन, उसके बाद टर्शियरी अमाइन्स हैं, नाइट्राइल्स है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और कार्बोनाइल यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह का ग्रुप है। इसकी रीज़न देख लेते हैं, बड़े कोई मज़े की रीज़न है इसकी। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आई, क्योंकि उसमें बहुत सी और चीज़ें हैं। तो ये मैंने नाइट्रो बनाया, ठीक है, उसको ओपन करके लिखा है। नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल चार्ज हो जाता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने किसको अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को करना है। तो ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये थोड़ी रहमदिल होती है, ये इधर से अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ के इस नाइट्रोजन के साथ रिश्ता बना लेती है, और इलेक्ट्रॉन भी साथ ले जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगी तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन का चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पे। तो ये मैंने वो बना दी है। वैसे ये नाइट्रोजन को जो है 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने का ये रूल है कि जब हम इसको पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं तो ये सारा एक हाइपोथेटिकल वर्क होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रियल में ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये समझाने के लिए ये ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट लिविंग सी स्टेज होती है। इधर हम लिखने में बैठे तो बहुत वो टाइम लग जाता है ना। तो ये तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि 5 सेकंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो 5 सेकंड ये बना रहेगा, ये 5 सेकंड को हज़ारों दफ़ा बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया, और ये वाले बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वैसे है, ये वैसे है, अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन की बुरी हालत को देखते हुए ये कार्बन भी रहमदिल हो जाती है, और ये उधर से बॉन्ड ख़त्म करके इस कार्बन के साथ बना लेती है। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड ऐसे मौजूद है, ये और ये भी ऐसी डबल बॉन्ड है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन रहमदिल होगी, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि अल्टरनेटिव कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह डबल बॉन्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वापस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशी होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन को अटैक करना होता है, ठीक है। अब
इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होंगे? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। अब अगर आप इस पूरे स्टेप में देखें, मैं अगर पोजीशन मेंशन करूँ, आर्दो पैरा सॉरी आर्दो मेटा पैरा, ठीक है, आर्दो मेटा पैरा आर्दो मेटा पैरा। आर्दो पोजीशन में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अगले वाले में पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे आगे इसके ऊपर अटैक करेगा? ऐसे ही है ना, पॉजिटिव को रिपेल करना है। तो जब इस जगह पे वो यहाँ भी अटैक नहीं कर पाएगा, मैंने कहा है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, ये 1 सेकंड में हज़ारों दफ़ा हो जाती है। इस जगह पे भी अटैक नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन पे भी अटैक नहीं कर पाएगा, तो उसके पास कौन सी पोजीशन रह जाएगी? सिर्फ एक ये मैटर रह जाएगी, ये वाली रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इसको कोई रिपेल्जन फेस करनी नहीं पड़ेगी। अलबत्ता रिएक्टिविटी में मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है एक न्यूट्रल स्पीशी और एक नेगेटिव स्पीशी का एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना, ये इनकी डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी तो है ना रिएक्ट करने की, पॉजिटिव से तो बेहतर है ना न्यूट्रल होना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। और इसकी जो लिमिटेड रिएक्ट करने की जो फिजिबिलिटी है, उसकी वजह से हम इन जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि इन्होंने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस करते रहें, इसकी मैं प्रैक्टिस आपको भेजूँगा इंशाल्लाह, और आप लोग वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन आपने ये जो रेजोनेंस मैंने बनाई है, ये आपने रीज़न याद रखनी है। यहाँ पे भी मेटा डायरेक्टिंग की भी, ऑर्थो डायरेक्टिंग की भी, क्योंकि ये वाइवा वगैरह में पूछी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।